हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के ऐसे 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये पिछले एग्जाम्स में ट्रेंड हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आज हम करा रहे हैं और इन क्वेश्चंस में जो फैक्ट यूज़ हुए हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज़ हुए हैं, वो सारे के सारे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इन एटॉमिक बॉम्ब इज, यानी कि जो हमारा एटॉमिक बॉम्ब होता है उस एटॉमिक बॉम्ब में कौन सा आइसोटॉप, किसका आइसोटॉप, यूरेनियम का यूज किया जाता है ना। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो आइसोटॉप्स होते हैं यूरेनियम के, उनमें से कौन सा आइसोटॉप एटॉमिक बॉम्ब में यूज किया जाता है। तो यहाँ से पहला जो आइसोटॉप दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, आइसोटॉप दिए हुए हैं। तो पहला जो ये बता देते हैं आइसोटॉप क्या होते हैं। आइसोटॉप की अगर हम बात करते हैं तो आइसोटॉप क्या होते हैं। आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, और क्या होता है, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। तो इनमें देखिए सब में एटॉमिक नंबर सबका क्या है, सेम है, सबका 92 ही है। पूछा ये जा रहा है यहाँ से कि कौन सा वाला होता है। तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ से जो होता है वो कौन सा होता है, 235 होता है, यानी कि 235। यूरेनियम 92 235 इसमें यूज किया जाता है एटॉमिक बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है। तो देखिए अगर हम हेनरी लॉ की बात करते हैं तो हेनरी लॉ जो है, हेनरी ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। हमें ये ढूंढना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है। अगर हम बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स लॉ ने नॉन आइडल सॉल्यूशंस को ही नहीं बताया था। अगर हम बर्कले हर्टले की बात करते हैं तो बर्कले एंड हर्टले ने क्या किया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को नहीं किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था, क्या यूज किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर को, ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोटिक प्रेशर को इन्होंने क्या किया था, मेजर किया था। डिफरेंट सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्होंने कैलकुलेट किया था। अगर हम बात करते हैं हेनरी की, तो हेनरी ने क्या दिया था, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर का रूल दिया था। अगर हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात करते हैं तो यही हमारा सही ऑप्शन जाएगा, यानी कि वॉन्ट ऑफ ने क्या किया था, एबनॉर्मल मोलर मास को एक्सप्लेन किया था। वॉन्ट ऑफ ने क्या किया था, एबनॉर्मल मोलर मास को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, राउल्ट्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज। देखिए जो राउल्ट्स लॉ होता है वो मैथमेटिकली क्या लिखा जाता है, पी नोट माइनस पी, पी लिखा जाता है और पी एस भी लिखा होता है कहीं कहीं, पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। ये आपका फॉर्मूला जो होता है वो राउल्ट्स लॉ का होता है। पी नोट माइनस पी एस, पी नोट मतलब क्या होता है, पार्शियल, पी नोट का क्या मतलब होता है, जो आपका प्रेशर होता है किसका, प्योर सॉल्वेंट का। और पी एस की बात करते हैं तो ये सॉल्यूशन का है। स्मॉल एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और कैपिटल एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देखिए ये कौन से ऑप्शन में है, आई थिंक आपका ऑप्शन यहाँ से क्या बन रहा है, ए बन रहा है। पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस कैपिटल एन। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ क्या कहा गया है, एक रिएक्शन दी गई है, यानी कि ए, और ए से क्या बन रहा है आपका, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, और इसके जो रेट कांस्टेंट हैं वो क्या क्या है, K1 K2 एंड K3 हैं। यहाँ एक और चीज दी गई है कि K3 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K1। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट D इज डिटरमाइंड बाई, यानी कि किससे इसके रेट को डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो जब ये दिया हुआ है तो किसके रेट को पूछा है, डी के। किसके रेट को पूछा है, डी के रेट को पूछा है, यानी कि डी का रेट कैसे, मतलब डी जो है इसके रेट ऑफ फॉर्मेशन को वो कैसे बताया जाएगा, कैसे बताया जाएगा, मतलब इसको हम कौन से स्टेप से बता सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है किससे बता सकते हैं, तो स्लो स्टेप से इसको बता सकते हैं। ठीक है, और रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट ऑफ स्लो स्टेप। ठीक है, जो स्लो स्टेप होगा उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ स्लो स्टेप विल बी, मस्ट बी लेस। अगर वो लेस होगा तो रेट ऑफ कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट K1 ये क्या हो जाएगा रिएक्शन का, ये हो जाएगा किसका, A इक्वल टू बी। अब A इक्वल टू बी किस में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन ए में। फिर से एक बार बताते हैं, देखिए यहाँ से जो आपका रेट डिटरमाइन किया जा सकता है किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है वो कौन सा होता है, स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप से पता लग जाएगा, लेकिन स्लो स्टेप में क्या होगा, इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा, और कम कहाँ पर होगा, ए इक्वल टू बी में होगा, और ए इक्वल टू बी आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी उसके वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, मतलब द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विल बी, मतलब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं, रेट कांस्टेंट की, कोई भी रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताते हैं। क्या होता है, थोड़ा पेज पे नीचे जगह लेते हैं। क्या होता है, एक ट्रिक होती है इसके लिए, क्या ट्रिक है, मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस एन, 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब जैसा आपको कहा गया है, क्या कहा गया है कि n इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर है। n का मतलब क्या होता है इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, इसकी पावर हो जाएगी 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से सीधा सीधा आ जाएगा, अगर यहाँ की बात करते हैं तो ऊपर से लेते हैं इसको, मोल अपॉन लीटर की पावर आ जाएगी आपकी -1 सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, मोल की पावर -1 लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स। ये आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए रहेगा। ये ट्रिक आप ध्यान रखना, जो ट्रिक है यहाँ पर इसको ध्यान रखना। तो देखते हैं कौन सा आंसर बन रहा है यहाँ से, ये वाला कौन सा दिया गया है ऑप्शन, जिसमें मोल की पावर -1 लीटर और सेकंड मतलब टाइम, ये ऑप्शन जाएगा आपका ए, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा है, मतलब इसमें से हमें क्या बताना है कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा है। ठीक है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक बताना है। सबसे पहले तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट को ही जान लें हम। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें तो उत्प्रेरक बताना है, मतलब कैटलिस्ट बताना है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C2H5 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4, ये होता है आपका जिगलर नाटा। ठीक है, कैटलिस्ट। अब इसमें TiCl4 तो नहीं दिया, तो क्या दिया हुआ है आपको, C2H5 का होल थ्राइस Al दिया हुआ है। ये जो C2H5 का होल थ्राइस Al है,
ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक। जितने भी कंपाउंड दिए हुए हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैज एट लीस्ट वन कार्बन मेटल बॉन्ड, यानी कि जिसमें कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड बना हो मेटल के साथ में, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जितने भी कंपाउंड हैं ये सारे के सारे आपको चारों ऑप्शन में जो दिए गए हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक ही हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। सेकंड वाले को क्या बोला जाता है? ट्राई इथाइल बोरोन। थर्ड वाले को बोला जाता है आपके सी वाले को ट्राई इथाइल गैलियम। और लास्ट वाले को बोला जाता है ट्राई इथाइल इंडियम। तो आपका एल्यूमिनियम, बोरोन, गैलियम, इंडियम ये सब क्या है? ये मेटल हैं। इसी वजह से ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो दिए गए हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है द हाइड्रोक्साइड आयन concentration of a solution having pH is equal to 2 is, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी अगर pH इज इक्वल टू क्या रहे? 2 रहे। देखो pH दी हुई है 2 और OH कंसंट्रेशन पूछी है। देखो pH कितनी दी हुई थी, यहाँ pH की बात करते हैं तो pH कितनी दी हुई थी? pH इज इक्वल टू दी हुई थी 2। और निकालना क्या है आपको? निकालना है बिग ब्रैकेट OH निगेटिव, ये निकालना है। एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? सबसे पहले हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH, ये एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से एच आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाती है आपकी? एच आयन इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2। कितनी आ गई? 10 टू पावर माइनस 2 आ गई। किसकी? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? OH आयन निकालना है। तो OH आयन का भी फॉर्मूला होता है OH आयन इज इक्वल टू KW अपॉन H आयन। अब देखिए इसी फॉर्मूले में हमारा जो KW है वो KW की वैल्यू होती है, कितनी होती है? KW की वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14, ये KW की वैल्यू होती है। और आपकी H आयन की वैल्यू कितनी आई? 10 टू पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 आई थी। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा आपका? 10 की पावर माइनस 12। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? 10 की पावर माइनस 12 होगा मोल पर लीटर, ये आपका आंसर रहा होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दे रखा है ये। देखिए 10 टू पावर माइनस 12 की अगर हम बात करते हैं तो 10 टू हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जो दी हुई है 10 टू पावर माइनस 12, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? यहाँ से अगर ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ से तो 10 टू पावर माइनस 12 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इनमें से कौन सा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है? ठीक है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के लिए भी एक न्यू पेज लेते हैं। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है? सपोज दैट हमने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया Ha, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं? इसको हम करते हैं आयोनाइज। हम क्या करना चाह रहे हैं? इसको आयोनाइज। आयोनाइज कर रहे हैं तो H पॉजिटिव और A निगेटिव में सपोज दैट ये टूट गया, H पॉजिटिव A निगेटिव में टूट गया है। मान लिया हम इनिशियली, अगर हम इनिशियल की बात करते हैं, इनिशियली इसका अगर हम 1 मोल ले लें तो इनिशियली ये कितना बनेगा? 0 और ये भी बनेगा 0। अगर हम इक्विलिब्रियम पढ़ लें, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पढ़ लें, सपोज दैट ये कितना बना? अल्फा, ये भी कितना बना? अल्फा, तो ये कितना बच जाएगा? 1 माइनस अल्फा। अब हम ये ले लें कि जो हमारा Ha था इसकी कंसंट्रेशन अगर C थी तो क्या ले लें? 1C, तो C से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, C से यहाँ भी और C से यहाँ भी। अब यहाँ से अगर हम कांस्टेंट टर्म निकालते हैं K, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू हो जाएगा बिग ब्रैकेट H पॉजिटिव अपॉन, सॉरी, इनटू A निगेटिव
अपॉन HA, ये बन जाएगा। अब इनकी यहाँ वैल्यू रखते हैं तो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, K इज इक्वल टू आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा, नीचे क्या आएगा C1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल हो जाता है तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ ऑप्शन की बात करते हैं, आपका जो ऑप्शन ए है वही क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यही है K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ K क्या है, K यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट का क्वेश्चन है। द सोलिबिलिटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। द सोलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द कंपाउंड इज, तो देखिए कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है सिल्वर कार्बोनेट। अब जो सिल्वर कार्बोनेट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, Ag2CO3। ये जब टूटेगा तो ये क्या देगा आपको, ये देगा 2Ag पॉजिटिव प्लस CO3 2 निगेटिव। अब मान लिया इसकी सोलिबिलिटी क्या है, 2S है, ठीक है, क्योंकि 2 मोल्स हैं तो सोलिबिलिटी क्या हो गई इसकी, इसकी सोलिबिलिटी हो जाएगी 2S, सोलिबिलिटी 2S, और इसकी कितनी हो जाएगी S। अब हम KSP का फॉर्मूला लगाते हैं, KSP मतलब क्या होता है, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। किसके लिए निकाल रहे हैं, Ag2CO3 के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बिग ब्रैकेट Ag पॉजिटिव, और इसके जो मोल्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे, पावर में, और CO3 2 निगेटिव। अब देखो यहाँ इसकी कितनी दी हुई है, 2S, और 2S की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, इंटू S हो जाएगा। तो यहाँ से जो आ गया 2 टू जा 4, 4S की पावर 3, यहाँ से ये बन गया, यानी कि KSP इज इक्वल टू 4S की पावर 3। अब यहाँ KSP जब हम निकालेंगे तो KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4, और S की वैल्यू क्या थी, इंटू 10 टू पावर -4, और -4 की पावर भी कितनी आ गई, 3। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो KSP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -12, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -12। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है ये, 4 इंटू 10 टू पावर -12। तो 4 इंटू 10 टू पावर -12 दिया हुआ है आपके ऑप्शन नंबर ए में, यही क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का, देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम अगर जब हम एसिटिक एसिड में सोडियम एसीटेट मिलाते हैं तो उसके पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि जो सोडियम एसीटेट होता है, एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड को सोडियम एसीटेट में मिलाते हैं तो पीएच पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पहले तो जो आपका एसिटिक एसिड होता है उसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते ही होंगे, क्या होता है, CH3COOH। और सोडियम एसीटेट का क्या होता है, सोडियम एसीटेट का होता है CH3COONA। तो पहली बात तो आप इनमें देखेंगे दोनों में कुछ आयन कॉमन है। कौन सा आयन कॉमन है, अगर आयन कॉमन की बात करते हैं यहाँ, तो आपको जो कॉमन आयन देखने के लिए मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, एसीटेट आयन यहाँ कॉमन है, और एसीटेट यहाँ भी कॉमन आयन कॉमन है। अब जब दो ऐसे कंपोनेंट आते हैं जिनमें आयन एक जैसे होते हैं तो वहां पर कॉमन आयन इफेक्ट भी पड़ता है। कौन सा इफेक्ट पड़ता है, कॉमन आयन इफेक्ट पड़ता है, तो इनमें कॉमन आयन इफेक्ट भी लग रहा होगा। इससे क्या होगा, विलयन में जो कंसंट्रेट मतलब सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, H पॉजिटिव की, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और कंसंट्रेशन ऑफ आयनाइज्ड मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि जो आयोनाइज्ड CH3COOH होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, और यही पूछा जा रहा था। तो यहाँ आंसर जाएगा किसके साथ, ए के साथ जाएगा। तो ये वीडियो का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।